आपको बताया था, चाहे पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अपनी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्रिएट करेगा। तो अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कल्पना है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो सोचना है लोगों का कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमें दिखती नहीं है, स्पेस में हमें दिखाई पड़ता नहीं है, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होगी या कैसे उसको हम ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में सोचा गया। ठीक है ना। तो ये देखा गया कि कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डाल दिया गया। तो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जिस रास्ते को फॉलो करता है, जिस पाथ को फॉलो करता है, उसी पाथ पर हम एक लाइन, एक कर्व हमने बना दिया, उसी पाथ को हमने बना दिया, तो वो पाथ कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसका मतलब ये एक इमेजिनरी लाइन है, एक हाइपोथेटिकल लाइन है। और इलेक्ट्रिक, अब उसको एक नाम उसका ये भी है कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से इलेक्ट्रिक फोर्स भी डिफाइंड हो जाता है, उसकी डायरेक्शन भी आपको निकल जाती है वहाँ से, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो आपने कहा कि ये क्या है, ये जो है एक हाइपोथेटिकल लाइंस है या हाइपोथेटिकल कर्व बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो आपका है ये एक इमेजिनरी लाइन बोल सकते हो या तो एक हाइपोथेटिकल लाइन है ये। ठीक है बेटा जी, तो इसको मैं यहाँ पर ये हाइपोथेटिकल लाइंस ये है। ठीक है ना, जो लाइन या कर्व बोल सकते हैं इसको हाइपोथेटिकल कर्व। ठीक है ना। तो ये एक हाइपोथेटिकल, जैसे आप कहते हो कि बल्ब से लाइट निकल रही है, तो उस लाइट को तो हम देख रहे हैं, लाइट तो आपको दिखती है, लेकिन जब हम लाइट को रे के फॉर्म में बनाते हैं तो हमारा वो इमेजिनेशन होता है, वो हमारा इमेजिनेशन है कि लाइट जो है रे के फॉर्म में बाहर निकल रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमको दिखती नहीं है, पेपर बिल्कुल ब्लैंक रहता, आपने किसी पेपर पर एक चार्ज पार्टिकल को रख दिया तो पेपर बिल्कुल ब्लैंक है, वहाँ पर हमें कुछ नहीं दिखेगा, लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मौजूद है, एग्जिस्ट कर रही है। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बात की गई और उस पर स्टडी की गई। तो जो रिजल्ट आया, जो उसकी प्रॉपर्टीज आई, उनको हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो मैंने पीडीएफ में 1 बाय 1 करके सारी चीज़ों को लिखा हुआ है, इसको आप लोग देखना प्रॉपर तरीके से, मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज़ क्या है ये। तो आपने कहा कि प्रॉपर्टीज़ के बारे में सबसे पहली प्रॉपर्टीज़ हम जो लेके चलेंगे, पहली प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है पॉजिटिव चार्ज से जो है कि ओरिजिनेट होती है, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है। ठीक है ना। और जाकर के नेगेटिव चार्ज में वो एंटर होती है। तो कहीं पर आपके पास पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होगी। और नेगेटिव चार्ज अगर रखा हुआ है तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाती हुई दिखाई पड़ेगी आपको। दिखाई पड़ने का सेंस मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट होगी। ठीक है बेटा जी। तो उसको डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करेंगे तो और भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, डायग्राम में बनाता हूँ बेटा। तो ये देखो बेटा जी, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, आपको ये देखो, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है ना। और ये आपका नेगेटिव चार्ज है, इस नेगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है टर्मिनेट हो रही है। तो पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो बनाएगा उससे लाइन आपको निकलती हुई बाहर दिखाई पड़ेगी। और जो आपका नेगेटिव चार्ज है उसमें लाइट जो है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है एंटर करती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस originating from पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेटिंग इनटू नेगेटिव चार्ज। तो जब नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर टर्मिनेट होती हुई आपको मालूम पड़ेंगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं बेटा कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स लिखते वक्त हमने इसमें स्टार्स लगाए हुए हैं। ये चाहे जेई हो चाहे नीट हो, इसमें हर साल क्वेश्चन पूछे गए, हर साल। 1-2 साल अगर बीच में गैप कर दो तो अलग बात है, लेकिन हर साल इससे क्वेश्चन आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, जो कि 100% श्योर होता है कि यहाँ से न्यूमेरिकल, यहाँ से क्वेश्चंस आपको आने हैं।
ठीक है ना। जेई नीट में कई बार इसको पूछा गया है, रिपीट करके पूछा गया है। तो एक एक प्रॉपर्टी बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हर प्रॉपर्टी पे आप फोकस करोगे। ठीक है बेटा जी। तो आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि इस तरह एक कॉन्सेप्ट इसमें ये आता है कि मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, तो पॉजिटिव चार्ज अगर मान लो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, आपने हटा दिया, वो है ही नहीं नेगेटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो यहाँ निकल रही है, तो ओरिजिनेट तो हो रही है किससे? पॉजिटिव चार्ज से, सिंगल पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट कहाँ होंगी वो? तो अगर कोई नेगेटिव चार्ज कहीं पर होगा तो वहाँ जाकर टर्मिनेट हो जाएंगी, और अगर नेगेटिव चार्ज नहीं रखा हुआ है तो वो जाकर के इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होंगी। तो आप ये कह सकते हो कि सिंगल, ये तो जो आपने लिखा है यहाँ पर जो लिखा आपने ये तो ठीक है, लेकिन ये भी कह सकते हो कि फॉर अ सिंगल पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग इनटू इन्फिनिटी, कहाँ बेटा जी? इस पे टर्मिनेट करेंगी ये। ठीक है बेटा जी। और इसके केस में, इसमें तो नेगेटिव चार्ज पर वो टर्मिनेट कर ही रही हैं। आ कहाँ से रही हैं वो? तो आ रही होंगी या तो पॉजिटिव चार्ज से आ रही होंगी। तो अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं स्पेस में कहीं रखा हुआ है, इसका मतलब वो कहाँ से आ रही हैं? इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो इसमें क्या लिखोगे आप लोग? अगर सिंगल नेगेटिव चार्ज है तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम इन्फिनिटी, तो कहाँ से हो रही है ओरिजिनेट? इन्फिनिटी से। हाँ, अगर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा स्पेस में तो वहाँ से वो ओरिजिनेट होंगी और इस नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएंगी। अभी मैं आगे बताऊंगा कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज दोनों साथ में रखे गए हैं तो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव में जो जाकर के टर्मिनेट हो जाएंगी। तो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग इनटू नेगेटिव चार्ज, वहाँ पर आप प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर सिंगल चार्ज है तो आपको बोलना पड़ेगा कि ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेटिंग इनटू इन्फिनिटी, क्योंकि नेगेटिव तो है ही नहीं। तो इस तरीके से यहाँ पर एक और भी एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। ठीक है बेटा जी, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। अब मैं इसकी अगली प्रॉपर्टी में चलूँगा और देखता हूँ अगली प्रॉपर्टी क्या है। इसकी दूसरी जो प्रॉपर्टी है यहाँ पर ऐसे। ठीक है बेटा जी। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी वो कर्व भी हो सकती हैं, स्ट्रेट लाइन भी हो सकती हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना। मान लो स्पेस में ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी हुई हैं इस तरीके से, मान लो ऐसे रैंडम आपने बना दिया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसी बनी हुई है। अब मैंने आपसे पूछा बताओ कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लो ये बनी हुई है, ये इनका डायग्राम ऐसे बना हुआ है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखो अलग अलग है। डायरेक्शन क्या है देखो अलग अलग है, क्योंकि वो कर्व टाइप की स्ट्रेट लाइन होगी तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी कर्व्ड हो गई तो उसकी हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अलग अलग होगी। मान लो आपने कहा कि ये थोड़ा मैं इसको सही बनाऊं तो आपको ये दूसरी प्रॉपर्टी के लिए ये इस तरीके से, ये ऐसे, ठीक है ना, ये लाइंस बनी यहाँ पर ऐसे ऐसे। तो आपको मैंने कहा मान लो इस पॉइंट पर, कोई पॉइंट हमने पी लिया, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन है, क्योंकि हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बदल रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए आपको यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ऐसे आपने यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऐसे, ये टेंजेंट, दिस टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो टेंजेंट आपने जो टेंजेंट ड्रॉ किया हुआ है, टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना। तो इसके अलॉन्ग आपको डायरेक्शन, आपको इस टेंजेंट के अलॉन्ग आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी। लेकिन एक बात और याद रखिए, इस टेंजेंट अगर आप मान लीजिए आपने कोई, आप क्या यहाँ पर कोई आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया आपने Q0, तो आपने तो कहा कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है टेंजेंट के अलॉन्ग होगी। और उसी पॉइंट पर अगर आपने प्लस Q0 चार्ज रख दिया तो आप कहते हो कि फोर्स इक्वल टू होता है Q0 इंटू E। ये इसका ये मतलब हुआ कि ये टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, साथ साथ में ये इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डायरेक्शन को देगा। पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है उसको भी टेंजेंट बता देगा। तो टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ। ये मैग्नेटिक फील्ड में ऐसा नहीं होगा। जो टेंजेंट होता है ना, टेंजेंट वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता दिया
इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में। और वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वाले केस में बिल्कुल इसका उल्टा होगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करोगे वहाँ पर जब आप टेंजेंट ड्रॉ करो, इन केस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बात कर रहा हूँ मैं किसकी, मैग्नेटिक फील्ड की, वहाँ पर किसी अगर आपने बना दिया मैग्नेटिक फील्ड और उस मैग्नेटिक फील्ड के किसी पॉइंट पर आपको डायरेक्शन पानी है तो आप वहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे। वो जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे वो टेंजेंट सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को देगा, वो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को नहीं देगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स में क्या होता है, अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ किया किसी पॉइंट पर तो उस पॉइंट पर जो आपने टेंजेंट ड्रॉ किया है वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो देगा ही देगा, उस टेंजेंट के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी और साथ में इलेक्ट्रिक फोर्स की भी डायरेक्शन वो देगा। यहां पर ये दोनों में डिफरेंसेस हैं, इसलिए लिखा मैंने कि इनके टेंजेंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बोथ। यहां भी ये लाइन भी ड्रॉ किया है, इस पर भी कहीं किसी पॉइंट, अगर कोई पॉइंट आपने यहां लिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ और होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी एक उसकी अलॉन्ग होगी जो टेंजेंट यहाँ ड्रॉ करोगे। हर पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते जाओगे और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिलती जाएगी टेंजेंट के अलॉन्ग, और इलेक्ट्रिक फोर्स भी आपको मिलता जाएगा टेंजेंट के अलॉन्ग। ये बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये जो है मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा सा डिफरेंट, दोनों में डिफरेंट जो आप देखना चाहते हो यहाँ पर आपको दिखेगा कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस है। तो आप ये कह सकते हो कि अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर कहीं पर बनी हुई है और वहाँ पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करनी है, तब वहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, वो टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन दोनों देगा। जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं बनी हुई हैं, वहाँ पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलेगी, मैग्नेटिक फोर्स की नहीं मिलती है। तो ये आपका दूसरी प्रॉपर्टी हो गई कि टेंजेंट के अलॉन्ग आप डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है बेटा जी, अब देखते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी तीसरी जो निकल के आएगी आपकी। अब इसकी तीसरी प्रॉपर्टी क्या है, मान लो कि यहाँ देखो बेटा, आपने यहाँ पर एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बन गई, किसी चार्ज ने कहीं बनाया होगा, ये इलेक्ट्रिक लाइंस बन गई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन गई है, एक लाइन आपने बना लिया। मान लो आपने कहा कि सर इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और उस पॉइंट पर आपने टेंजेंट मान लो ड्रॉ किया और कहा सर यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगी। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि कई चार्जेस रखे हैं स्पेस में, मान लो Q1 है, Q2 है, Q3 है, ये Q4 है ना, इन सब ने मिलकर के ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, सब अपनी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। तो अगर कहीं पर आप मान लीजिए अगर सपोज किया मैं एक आपको ये मान लीजिए ये आपने Q4 रख दिया ऐसे, और ये जो सिस्टम ऑफ चार्जेज आप देख रहे हो यहाँ पर ये ऐसे ऐसे ये सिस्टम ऑफ चार्जेज है ना, इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दी होगी, स्पेस में मिल करके बनाई होगी। तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल के बनेगा स्पेस में, जब भी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड इनका सम होगा। तो बेटा ये जो चार्जेज यहाँ आप देख रहे हो ये जो मैंने बनाया है स्पेस में बिखरे हुए हैं, उन्होंने इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया है। तो ये जो टेंजेंट आपको देगा ना, वो आपको ई नेट देगा, ये ई नेट देगा। ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनी होती हैं ना स्पेस में, अगर कई चार्जेज एक साथ हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वो सारे चार्जेस के नेट से मिलके बनी होती है। ऐसा नहीं कि एक चार्ज का बनेंगी दूसरा चार्ज का बनेंगी। हाँ, अगर सिंगल चार्ज स्पेस में है तो ठीक है, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा वो, उसका अपना नेट होगा। लेकिन कई चार्जेस अगर स्पेस में फैले हुए हैं तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर आप बनाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस आपको दिखेगी बेटा ना, वो जो लाइन बनाओगे आप ना, जो कर्व बनाओगे, वो कर्व जो है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। हर पॉइंट पर आपको नेट ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है सारे चार्जेस का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपका तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। वही मैं कह रहा था कि मान लो कि अगर कोई चार्ज यहाँ पर हमने यहाँ पर अपने PDF में पॉइंट आउट किया, ये कोई Q1 चार्ज यहाँ पर है, ये कोई Q2 चार्ज यहाँ पर है, ठीक है ना। इसने मान लो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया
और इसने जो है इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बनाया, इस पॉइंट पर दोनों ने इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिए। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको नेट मिलेगा, ऐसे मिलेगा, ये ई नेट मिलेगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी के अलॉन्ग जाएंगी ऐसे, मतलब यही ई नेट क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाला, ये नहीं करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को रिप्रेजेंट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आप यहाँ कह सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पर भी क्वेश्चन कई बार आया है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस। तो ये क्या है कि बार बार बच्चे इसको छोड़ देते हैं, कई बार बुक्स में ये प्रॉपर्टी छोड़ देता है और इस पे से क्वेश्चन आता है तो बच्चे नहीं कर पाते हैं। मुझे लगा कि आप लोग इस बात को समझ गए। अब मैं जो आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा, बड़ी इंपॉर्टेंट है। देखो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मान लो कि आपने कहा कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ये है, ऐसे, ठीक है ना। तो आपने कहा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एक दूसरे को कट कर दिया उन्होंने, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ इस पॉइंट पर जहाँ पर इंटरसेक्ट करी हैं उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होगी, तो आप कहोगे सर उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। तो एक टेंजेंट तो इस लाइन के हिसाब से ड्रॉ करोगे, ऐसे देखो ऐसे ड्रॉ करोगे, और एक टेंजेंट इस लाइन के हिसाब से ड्रॉ करोगे, ऐसे जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ऐसे। तो बेटा जो इंटरसेक्शन पॉइंट है उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन आ गई, इट इज इम्पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक डायरेक्शन होगी बेटा ना, दो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। तो ये आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी हो गई। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए, ठीक है बेटा जी। इसके बाद जो फिफ्थ प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं उसको देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो। ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्या है, आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी पे हम लोग आते हैं, उसको भी देख लेते हैं क्या है ये। जो इसकी फिफ्थ प्रॉपर्टी है वो ये है बेटा जी कि मान लो स्पेस में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनी हुई है, एक लाइंस ऐसे बनी हुई है, एक लाइंस ऐसे बनी है और एक लाइन ऐसे बनी हुई है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे कहीं स्पेस में बनी हुई है, ठीक है ना। आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आपने दो पॉइंट लिए, एक पॉइंट आपका ए है और एक पॉइंट आपका यहाँ बी है, ठीक है ना। हमने आपसे पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ, इंटेंसिटी किस पॉइंट पर ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर ए पॉइंट की बात करें अगर, तो यहाँ क्या देखोगे, यहाँ भी 1 2 3 लाइंस हैं। अब बी पर भी क्या है, 1 2 3 लाइंस आपको यहाँ दिख रही हैं, ठीक है बेटा जी। तो स्ट्रेंथ किस पॉइंट पर ज़्यादा होगी, क्या स्ट्रेंथ नंबर ऑफ लाइन से हम लोग डिसाइड करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है, जो स्ट्रेंथ है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो लाइंस की डेंसिटी पर डिपेंड करता है। जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। अगर हम एक क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ बनाते हैं, ऐसे हैं, तो आप यहाँ देखोगे और यहाँ बनाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक है ना। आपको सर इतनी बड़ी क्रॉस सेक्शन एरिया में 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हैं, और यहाँ पर क्या है, इतनी छोटी एरिया में ही क्या है, 3 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आई हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ की जो डेंसिटी है, यहाँ की जो लाइंस की डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस पॉइंट पे क्या ज़्यादा है और इस पॉइंट पे कम है। इट मीन्स आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ या इंटेंसिटी एट पॉइंट ए इज़ ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट बी। ये तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि बेटा जी जहाँ पर क्या है,
डेंसिटी ऑफ लाइंस क्या होंगी, ज़्यादा होंगी, वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मोर, है ना बेटा जी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी वो भी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होगी लेस होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी, लेस होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करती है डेंसिटी ऑफ नंबर ऑफ लाइंस पर, डेंसिटी ऑफ लाइंस पर, ठीक है ना, कि जितना अधिक डेंस होगा लाइन उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। आई थिंक ये भी प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी पे चलते हैं और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इसमें एक चीज़ हम और जोड़ते हैं जिससे थोड़ा सा और भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। एक डायग्राम आपको देते हैं, वहाँ समझा देंगे आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैरायटी कैसी होती है, कैसे कैसे हम बोलेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यहाँ पर यूनिफॉर्म है, यहाँ पर वेरिएबल है। इसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन कर देते हैं डायग्राम के थ्रू, ठीक है बेटा जी। तो अगला डायग्राम देखते हैं, इसी में देखते हैं, इसी प्रॉपर्टी में वो डायग्राम हम इंक्लूड करते हैं। ओके, ये देखो बेटा, आप डायग्राम यहाँ देख रहे होगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है बिल्कुल पैरेलल आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड में जा रही है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना। वो मान लीजिए लेफ्ट साइड से कहीं से भी आ रही हैं, राइट की तरफ जा रही हैं, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड इज़ नॉट कांस्टेंट। डायरेक्शन तो सेम इनकी है बट इनका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, यहाँ पर स्ट्रेंथ कम होगी। मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जहाँ पर डेंसिटी कम है तहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ कम होगी। तो यहाँ पर बोलेंगे क्या है कि मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट, इसमें मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं है, डायरेक्शन कांस्टेंट है। इस वाले केस में देखो कि नंबर ऑफ लाइंस जो है इक्वली स्पेसेस हैं, देखो इक्वली स्पेस पे हैं, देखो 1 2 3 4, इनके बीच का जो स्पेस है बिल्कुल इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि इनका जो मैग्नीट्यूड है हर पॉइंट पर कांस्टेंट दिख रहा है, यहाँ 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 हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, बस डायरेक्शन इज नॉट कांस्टेंट, डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है ना। तो अब इसमें देखो क्या है, इसमें आप देखो कि रैंडम डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी इसका रैंडम है, यहाँ डेंसिटी ज़्यादा, यहाँ थोड़ी ज़्यादा, यहाँ थोड़ी कम। इस प्रकार से बोथ मैग्नीट्यूड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दोनों ही कांस्टेंट नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट केसेस थी 1 2 3 एंड फोर्थ में, जो कि हमें आगे चल के डील करना है। डायरेक्शन इनकी बिल्कुल कांस्टेंट है और इनकी जो स्पेसिंग है वो भी बिल्कुल फिक्स है, जितना स्पेस यहाँ है उतना स्पेस यहाँ है, उतना स्पेस यहाँ, उतना स्पेस यहाँ है। इसका मतलब क्या है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर कांस्टेंट होंगी, हर पॉइंट पर। यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है, वही यहाँ भी है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड भी आपका सेम है और डायरेक्शन भी आपकी सेम है। तो इस ऐसी फील्ड को बोलेंगे, इस तरीके की फील्ड अगर बनी हुई है बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये और ये जितने भी आपके तीनों हैं 1 2 3, ये नॉन यूनिफॉर्म है। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड हर पॉइंट पर कांस्टेंट होना चाहिए। तो ये आपको इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल बनेंगे, आगे चल के बनाएंगे, इसलिए इस पर आप लोग ध्यान देना कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है बेटा जी। अब मैं अगली प्रॉपर्टी को आपको बताऊंगा। इसे मैंने बताया था ना, मान लीजिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लेंगे हम लोग कि जो प्रॉपर्टी आपकी नेक्स्ट आएगी, मान लीजिए 6 प्रॉपर्टी हम ले रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है कभी भी क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती है। तो नेवर एग्जिस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज्ड लूप। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए इस तरीके से एग्जिस्ट नहीं कर सकती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही हैं, ये जा रही है इस तरीके से, ये नहीं हो सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। वो पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगी, निकलेंगी, और अगर उनको नेगेटिव मिलेगा तो नेगेटिव में टर्मिनेट होंगी, और नेगेटिव उनको नहीं मिलेगा तो वो जा कर के इन्फिनिटी पर टर्मिनेट होंगी।
ओरिजिनेट होती हैं और फिर टर्मिनेट होती हैं। ऐसा नहीं कि घूम कर फिर वापस चली जाएं। तो ये जो है, अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज यहाँ बना हुआ है तो यहाँ से ओरिजिनेट होकर के नेगेटिव चार्ज में टर्मिनेट हो जाएंगी। ये क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। ऐसा क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है ना। और कंजर्वेटिव फोर्स में क्या होता है कि अगर मान लीजिए आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है, तो उस फोर्स से अगर किसी बॉडी पे आपने फोर्स लगाया और एक सर्कुलर पाथ आपने कंप्लीट किया, बॉडी पर फोर्स लगाया और वो फोर्स लगा करके आपने एक कंप्लीट साइकिल, पूरा सर्कल बना दिया आपने, तो वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज ऑलवेज जीरो, ठीक है बेटा जी। तो आप कहोगे कि अगर सर्कुलर पाथ बना, जैसे आपने कहा कि जो हमारी अर्थ है वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रही है बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा हुआ है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किस पे लगा हुआ है? अर्थ पे लगा हुआ है। तो अर्थ जब एक चक्कर कंप्लीट करती है सन का, तो वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है आपका? है कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के केस में जब भी वर्क होगा और एक कंप्लीट साइकिल करेगा वो, तो वर्क डन इज ऑलवेज जीरो, ठीक है बेटा जी। यहां पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर गई, तो यहाँ पर जो आप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है? इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है। अगर मान लो यहाँ पर कोई आपने प्लस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है ना, तो अगर देखो ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, पहला कॉन्सेप्ट। और अगर क्लोज लूप में एग्जिस्ट कर गई तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर एग्जिस्ट इन क्लोज लूप बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो ये क्लोज लूप में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। बट मैग्नेटिक फोर्स जो आपका होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद रखना, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्लोज लूप में एग्जिस्ट करती है। डिफरेंस देखो दोनों में। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं, बट मैग्नेटिक फील्ड क्लोज लूप बनाती है। जब आपको पढ़ाएंगे मैग्नेटिज्म तो वहाँ पर आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखना, प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन बने थे और प्रॉपर्टी पे ही क्वेश्चन बेटा बनेंगे। तो ये आपके पास 6 प्रॉपर्टी हो गई। और एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है जो मैं बताता हूँ, मैं बता भी चुका हूँ। 7th प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, वो मैंने आपको बताया। ये बेटा आपकी 7th प्रॉपर्टी है कि अगर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, सिंपल सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज से क्या होगी? ओरिजिनेट होगी और नेगेटिव में टर्मिनेट हो जाएगी। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों साथ में रखे हुए हैं, तो फील्ड लाइंस का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा। इसमें से निकल के इसमें आपको जाती हुई दिखाई पड़ेंगी और एक स्ट्रेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी जैसे होगा और ये कर्व के शेप में आपको दिखाई पड़ेगा। और ये भी लाइन जाकर क्या है? घूम के ही आके यहाँ मिलने वाली, ये भी लाइंस घूम के मिलने वाली है। इस प्रकार से ये पॉजिटिव और नेगेटिव अगर दो चार्जेस साथ में रखे गए हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का रिप्रेजेंटेशन होगा वो इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा। अगर दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पर देखो दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी? पॉजिटिव चार्ज से वो ओरिजिनेट होती है, यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज यहाँ से भी ओरिजिनेट होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो ये लाइंस एक दूसरे को रिपेल कर देती हैं। और रिपेल करते ही क्या है? ये बिल्कुल रिपेल करके ये इस तरीके से निकल जाती हैं, बेंड होके ऐसे निकल जाएंगी। वो आपस में इनको इंटरसेक्ट नहीं करना है। और जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नहीं मिलती है वहाँ पर इलेक्ट्रिक जो फील्ड की स्ट्रेंथ होगी वो जीरो होगी। इसको बोलते हैं, इस पॉइंट को बोलेंगे नल पॉइंट। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको मिली ही नहीं तो स्ट्रेंथ कहाँ से मिलेगी वहाँ पे? तो आपने कहा कि ये पॉइंट क्या कहलाएगा? नल पॉइंट। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है? जीरो है, ठीक है बेटा जी। जैसे हमने डायग्राम यहाँ बना के दिखाया है कि पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव, वैसे नेगेटिव भी ले सकते हो आप, नेगेटिव चार्ज वो भी रिपेल करेंगे। तो रिपेल कर दिए, ये पॉइंट आपका वो है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्यू टू 2 इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, फील्ड इज जीरो एट ओ इज अ नल पॉइंट। जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो हो रही है, उसको बोलेंगे नल पॉइंट। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। तो ये भी एक प्रॉपर्टी थी कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी बनेगी, या पॉजिटिव चार्ज है तब कैसी बनेगी, या नेगेटिव चार्ज हैं तो इसी तरीके से आप उसको बनाओगे, ठीक है बेटा जी। ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी। एक प्रॉपर्टी हम और देखते हैं, वो 8th प्रॉपर्टी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। ये देखो बेटा जी, द फील्ड लाइन्स स्टार्ट और एंड नॉर्मली ऑन द सर्फेस ऑफ द कंडक्टर।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है बेटा जी। ये आपके पास एक मेटेलिक कंडक्टर है, ये नेगेटिव चार्ज में है और ये एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा है। तो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं भी नेगेटिव चार्ज होगा उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, जाएंगे कहाँ जाएंगे, नेगेटिव चार्ज में जाएंगी। लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज में इस सरफेस पे गिरेंगी तो यहाँ पर हमेशा वो कितना एंगल बनाएंगी, 90 डिग्री। यहाँ कितना बनाएंगी, 90 डिग्री। जब भी किसी कंडक्टिंग या मेटेलिक सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिरती हैं तो वो हमेशा क्या है, 90 डिग्री बनाती हैं और कहीं से निकलेंगी। मान लीजिए आपने कहा कि हमारे पास एक मेटल सरफेस ऐसे है, ऐसे, और इस पर आपने क्या रखा है, पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसे, ये इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से अब यहाँ मान लो कि यहाँ पर कोई मान लो नेगेटिव चार्ज रखा आपने है, ऐसे, ये नेगेटिव चार्ज आपने, मेटेलिक सरफेस आपका है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल ऐसे निकलेंगी और ऐसे एंटर करेंगी। तो जब निकलेंगी यहाँ से तो कितना एंगल बनाती हुई निकलेंगी, 90 डिग्री। और जब एंटर करेंगी तभी कितना बनाएंगी, 90 डिग्री। सरफेस पर जब भी गिरेंगी, मेटेलिक सरफेस जब भी ये गिर रही हैं तो वो 90 डिग्री बनाते हुए गिरेंगी। ये इनकी प्रॉपर्टी है। देखो हर लाइन क्या है, 90 डिग्री बना रही है, 90 डिग्री। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए कि द फील्ड लाइन्स स्टार्ट एंड एंड नॉर्मली ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यहाँ से भी निकलेंगी तो आप देखो, क्योंकि छोटा चार्ज है ना ये, तो यहाँ पर आप सरफेस नहीं बना पाते हो। पॉजिटिव चार्ज तो छोटा है, सरफेस नहीं बना पाते हो। लेकिन जहाँ पर सरफेस बन रहा है तो वहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि वो सीधे क्या है, 90 डिग्री पे गिरेंगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, प्लीज़ इसको आप इग्नोर मत करना, इससे कई बार क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है बेटा जी। तो ये प्रॉपर्टी ये भी हो गई आपकी। जैसे मान लीजिए आपने कहा कि अगर एक मान लीजिए ये आपके पास एक मेटल सरफेस आपके पास ऐसे है, इसको आपने ऐसे मिला दिया, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर दे दिया, पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज दे दिया। यहाँ पर क्या दिया आपने, मान लो यहाँ पर दे दिया आपने नेगेटिव चार्ज। दोनों मेटल हैं तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या यहाँ से निकलेंगी और इसकी जाकर गिरेंगी बिल्कुल परपेंडिकुलर गिरेंगी ऐसे, ठीक है ना। अब चार्ज जैसा भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, अगर चार्ज दोनों प्लेट पर, दोनों मेटल पे चार्ज आपका अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी यूनिफॉर्म होगी। अगर नॉन यूनिफॉर्म होगी तो कहीं डेंसिटी कम, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम, कहीं पर ज़्यादा होगी। तो यूनिफॉर्म की कंडीशन में आपको बता चुका हूँ कि डायरेक्शन सेम हो और हर पॉइंट पर मैग्नीट्यूड सेम हो, तभी हम उसको यूनिफॉर्म बोलेंगे। ठीक है बेटा जी। कंडीशन आपने सीखी कि परपेंडिकुलर किसी भी मेटल सरफेस पर या तो टर्मिनेट होंगी या तो वहाँ से ओरिजिनेट होंगी। अगर मेटल सरफेस पे गिर रही हैं, तो इट इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए। इसके बाद जो आपकी लास्ट प्रॉपर्टी है उसको भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आपका। तो आपने कहा कि जो मेरी लास्ट प्रॉपर्टी है, इसको आपने मान लीजिए जो भी आपकी लास्ट प्रॉपर्टी 1 2 3 करके आप चले हो, 7 8 9 ले लो, ये ठीक है बेटा जी। तो ये प्रॉपर्टी हम आपको बताते हैं। इस प्रॉपर्टी में हमें क्या देखना है, देखो बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ लाइंस ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है ना। तो अब क्या है कि आप कहोगे कि इसमें कंसेप्ट क्या होगा कि मान लो यहाँ पर आपने -q लिया, इस केस में क्या लिया आपने, इस केस में -q लिया आपने, एक माइनस चार्ज, इस पर चार्ज कितना -q है। यहाँ पर आपने प्लस चार्ज है, इसमें -2q चार्ज है। तो यहाँ का मैग्नीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, यहाँ का मैग्नीट्यूड कम है। तो पॉजिटिव चार्ज से नंबर ऑफ लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो निकलेंगी और नेगेटिव में एंटर करेंगी, ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है। लेकिन जिस चार्ज की स्ट्रेंथ, जिस चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा है, उसमें से ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस निकलती हुई दिखाई पड़ेंगी आपको। और उसका जो प्रोपोर्शनल चलेगा, अगर ये Q है इसमें कितना एंटर करे, देखो 1 2 3 4 5 6, इस -q में जो लाइन एंटर कर रही है वो 6 लाइन एंटर कर रही है। और ये अगर -q, इसका मैग्नीट्यूड अगर डबल है, +2q हो गया ना आपका, ये मतलब ये q है, ये 2q आ गया। अगर मैग्नीट्यूड डबल हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी डबल हो जाएंगी। देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, ये तो है ही 1 2 3 4 5 6, मतलब इसमें से 12 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है बाहर निकल रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप मैग्नीट्यूड को बढ़ाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ लाइंस क्या है, बढ़ती जाएंगी उसी प्रोपोर्शनेट में। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। और यहाँ पर जो है कि मैंने PDF आपको मैं सेंड करना था, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने डील की है। किसी बच्चे कोई डाउट होगा डिस्कस करेगा बेटा जी। और यहाँ मैंने जो है बिल्कुल जो है कि 1 बाई 1 सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हो, मैं स्लाइड कर रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इन क्वेश्चन को आप प्रॉपर तरीके से आप लोग डिटेल में पढ़ना, समझना। आपको मैं इसकी वीडियो बनाऊंगा, अगली वीडियो में इसी क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। बट आप अगर सॉल्व होता है ये सारी प्रॉपर्टी को डील करने के बाद, तो आई थिंक मुझे भी खुशी होगी और आप लोग को भी लगेगा नहीं हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी है उसके अकॉर्डिंग हमने क्या है इसके कुछ क्वेश्चंस हम कर पाए हैं, और आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है बेटा जी, ओके। तो ये प्रॉपर्टी आपने डील की, कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करना। ओके बेटा, थैंक यू।